हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें हमने देखा कि इसके अंडर एक प्रोविज़न था, उसके अंडर साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया जाता है जो डिफरेंट पार्टीज़ थी इंडिया में। तो फिर इंडियंस को मौका दिया जाता है कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है नेहरू कमेटी के द्वारा, जिसको बनाया जाता है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट और जो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो उसके बाद जब जिन्ना जो है इनको लगता है कि जो नेहरू रिपोर्ट है इनमें जो मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट जो है वो एड्रेस नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे वो अपने एक 14 पॉइंट्स देते हैं और फिर इन सब की एक डिस्कशन होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे 1930 में 31 और 32 तक चलती है। इसके बाद एक 1933 में वाइट पेपर जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है और उसके बाद फिर फाइनली जो है 1935 का जो एक्ट है उसको पास किया जाता है। तो 1935 का एक्ट है उसमें हम देखते हैं जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसमें पहले क्या हुआ करता था, 15 मेंबर काउंसिल हुआ करती थी इसके साथ। अब उस काउंसिल को हटाकर उसके मेंबर्स 6 किए जाते हैं और उस काउंसिल को अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, एडवाइजर्स। अब कितने हैं, 15 से अब कम करके यहाँ पे 6 एडवाइजर्स लाए गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले क्या हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया एंड बर्मा, यहाँ पे नाम चेंज करके रखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे वो बर्मा था वो यहाँ पे इंडिया से अलग कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे वाइस रॉय हैं जो एक एजेंट हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, तो उनके जो सेंटर और जो प्रोविंसेस हैं, जो सेंट्रल लेवल पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डायरकी लाई जाती है। पहले प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी थी जो हम 1919 के एक्ट में पढ़ा, लेकिन वहाँ से डायरकी हटा के यहाँ पे सेंटर पे लाई जाती है। डायरकी यहाँ पे सेंटर पे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वाइस रॉय और उनके साथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस पर मिल के कानून बनाते हैं, और जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स हैं उस पर वाइस रॉय के साथ जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके कानून बनाते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। प्रोविंशियल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी शुरुआत यहाँ पे की जाती है। फर्स्ट जो मेन पॉइंट वो देखते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है। यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई जाती हैं। फेडरल लिस्ट, इसमें 59 जो सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट जो है 54 जो हैं सब्जेक्ट्स। कंकरेंट लिस्ट 36 सब्जेक्ट्स। और जो रेजिडरी पावर्स हैं जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उसके जो कंट्रोल है, उसके जो पावर है कानून बनाने की, उस पर वो है वाइस रॉय के पास। सेकंड जो है एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे जो 1919 में जो डायरकी थी उसको ख़त्म करके, एबॉलिश करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, इसकी बात की जाती है कि प्रोविंसेस में जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने जो गवर्नर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी एडवाइस दी जाएगी मिनिस्टर्स को, जो भी गवर्नर होगा उसको एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है ये 1937 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और 2 साल बाद 1939 में वो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे यहाँ पे जो INC और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है डायरकी एट सेंटर, प्रोविंसेस से ख़त्म करके यहाँ पे डायरकी लाई जाती है सेंटर पे। फेडरल सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला है ट्रांसफर्ड, दूसरा रिजर्व। ट्रांसफ़र में वाइस रॉय प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा रिजर्व वाइस रॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर कानून बनाते हैं। बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। जो 11 जो प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, आगरा और यूनाइटेड प्रोविंसेस। कॉमनल इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल था उसको एक्सटेंड किया गया, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो एक्सटेंड किया गया SCs को, वुमेन और लेबर को।
पहले इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस इनके लिए नहीं था। पहले 1909 में मुस्लिम्स के लिए लाया गया। 1919 में अदर जो कम्युनिटीज़ थी, जैसे सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, तो इन सब के लिए था। लेकिन वहाँ पे वुमेन, लेबर और जो शेड्यूल कास्ट एंड डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए नहीं था। लेकिन 1935 के एक्ट के अंडर इनके लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो हेल्प करते थे यहाँ पे, उनको उन्होंने एडवाइजर्स का नाम दिया, जिनकी स्ट्रेंथ पहले 15 हुआ करती थी, अब कम करके 6 पे लाया गया। जो फ्रेंचाइज़ है, जो पहले 1919 में हमने पढ़ा, जो फ्रेंचाइज़ थी वहाँ पे किस बेस पे उनको राइट्स दिए गए थे लोगों को वोट देने के? प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स कितना टैक्स पे करता है उसके बेस पे, और जो एजुकेशन इसके बेस पे। अब यहाँ पे जो फ्रेंचाइज थी उसको बढ़ा के 10% लोगों को यहाँ पे अलाउ किया गया वोट देने के लिए, यानी जो वोटिंग राइट्स है वो 10% लोगों को दे दिए गए। उसके साथ साथ आरबीआई और फेडरल कोर्ट भी यहाँ पे ओपन किए गए 1937 में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए बनाए गए। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो प्रोविंसेस के लिए, और जो फेडरल है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये थे प्रोविजंस 1935 के एक्ट के। हम यहाँ पे बुक रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने देखा, जो 1919 का एक्ट आता है। उसके बाद जो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जो जिन्नास 14 पॉइंट, इन सब की एक यहाँ पे डिस्कशन होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। फिर 1933 में एक वाइट जो पेपर है उसको पब्लिश किया जाता है, और 1935 में यहाँ पे फाइनली एक्ट को पास किया जाता है। इस एक्ट में 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसको एक सेकंड माइलस्टोन भी माना जाता है कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। फीचर्स क्या थे इसके? फर्स्ट था ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स होंगे, उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। सेंटर और यूनिट्स के बीच में यहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया। 3 लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट, इसमें 59 आइटम्स थी। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी प्रोविंसेस के लिए 54 आइटम्स थी। कॉन्करेंट लिस्ट थी वो दोनों के लिए, जहाँ पे 36 आइटम्स थी। और जो रेजिडरी पावर्स थी, जो बची हुई पावर्स थी, वो वाइसरॉय को दे दी गई। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। लेकिन ये जो फेडरेशन है, जो पूरी स्कीम है, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंसेस, हमने देखा जो डायरकी है प्रोविंसेस पे ख़त्म की गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। जो 1937 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन डिसकंटिन्यू हो जाता है 1939 में। इट प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर में डायरकी लाई गई। इसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स बनाए गए, और ये प्रोविज़न ये भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बाईकैमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया 6 आउट ऑफ जो है 11 जो प्रोविंसेस हैं उनमें। नेक्स्ट जो है जो कॉमनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सटेंड किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए और लेबर के लिए। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश करके यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब इसको ख़त्म करके, काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके यहाँ पे टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। फ्रेंचाइज जो है उसको एक्सटेंड किया गया, 10% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो वोट कर सकती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कंट्री का। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके साथ जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पे ओपन किए गए, इस्टेब्लिश किए गए। लास्ट प्रोविज़न है जहाँ पे फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, जो फाइनली 1937 में जाके इस्टेब्लिश होता है। यह था हमारा 1935 का एक्ट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइनल जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1947 का एक्ट।
उसके बाद हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।